गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेंगे हम जो हमारा कंटिन्यूस चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसमें लेंगे लीगल प्रोविज़न यानी अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। यानी क्या है लीगल जो प्रोविज़न है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर लॉस ऑफ ए फर्म, यानी बिजनेस में कोई लॉस है तो क्या करना पड़ेगा, यानी पास्ट ईयर जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होती है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यानी जो भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है हमारे पास, तो वो प्रॉफिट में से लॉस को रिटर्न ऑफ किया जाएगा। यानी करंट ईयर का लॉस आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से सेट ऑफ होगा, यानी राइट ऑफ होगा। नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, यानी मान लो कि लॉस आपका ज़्यादा है, मान लो कि आपका लॉस है 10 लाख रुपीज़ और आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 6 लाख रुपीज़, यानी लॉस ज़्यादा है मान लो, बराबर। तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, देन इट विल बी मेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, यानी डिफरेंस अमाउंट जो 4 लाख है विच आर सेट ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल, यानी वो कैपिटल में से लिया जाएगा। डन। नेक्स्ट, इफ कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट, मान लो कि लॉस इतना ज़्यादा है कि प्रॉफिट को भी आपने यूटिलाइज कर लिया, कैपिटल को भी यूटिलाइज कर लिया, देन ऑल पार्टनर वुड रिक्वायर टू डिस्ट्रीब्यूट लॉसेस इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड पे देम फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स एज पर नीड। यानी मान लो कि लॉस बहुत ही ज़्यादा है, कैपिटल भी सफिशिएंट नहीं है, द पार्टनरशिप फर्म इंकर्ड ह्यूज लॉसेस, यानी पूरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यूटिलाइज हो गया, पूरी कैपिटल यूटिलाइज हो गई, फिर भी अभी लॉस राइट ऑफ होना बाकी है। देन ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सम कैश इन पार्टनरशिप फर्म विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, यानी जिनका शेयर ज़्यादा है वो फर्म में फंड यानी कैश ज़्यादा लाएगा, जिनका शेयर कम है वो कम लाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म एंड पर्सनल लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म। अब सीधी बात है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, यानी फर्म की लायबिलिटी एंड पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज और पर्सनल लायबिलिटीज। अब देयर आर सर्टन ड्यूज फ्रॉम थर्ड पार्टीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म। अब वो कलेक्टिवली पे करना पड़ेगा, और इफ देयर इज नो सफिशिएंट फंड दे ऑल आर रिक्वायर्ड टू पे इंडिविजुअली। ये लीगल प्रोविजन है। अब करना क्या है, द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर यूज फॉर डिस्चार्ज द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, एंड पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर आर यूज टू डिस्चार्ज द पर्सनल लायबिलिटीज। यानी जो पर्सनल लायबिलिटी है वो पर्सनल एसेट्स में से पे की जाएगी, जो फर्म की लायबिलिटी है वो फर्म की एसेट्स में से पे की जाएगी। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, जो फर्म की लायबिलिटी है वो फर्म की एसेट्स को सोल्ड करके पे की जाएगी, और पर्सनल लायबिलिटी वो पर्सनल एसेट्स को सोल्ड करके पे की जाएगी। दस द इट मीन्स दैट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, यानी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, अब मान लो कि सरप्लस बच रहा है, यानी पर्सनल एसेट्स और पर्सनल लायबिलिटी, यानी पर्सनल एसेट्स ज़्यादा है कंपेयर टू पर्सनल लायबिलिटी, तो सरप्लस होगा। मान लो कि पर्सनल एसेट्स है 5 लाख रुपीज़ और पर्सनल लायबिलिटीज़ है, ये हो गई आपकी पर्सनल एसेट्स, ये हो गई आपकी पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी आपकी 3 लैक्स है, तो ये 2 लैक्स है विच इज़ योर सरप्लस विच कैन बी यूज टू पे द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई एम रिपीटिंग माई डियर फ्रेंड, मान लो कोई पार्टनर्स की, इस गुड नेम इज वैभव, उसकी पर्सनल एसेट्स है 5 लाख, उसकी पर्सनल लायबिलिटी है 3 लाख, तो दैट मीन्स ये 2 लाख जो सरप्लस है वो फर्म में ट्रांसफ़र किया जाएगा इफ़ द पार्टनरशिप फर्म नीड एनी कैश और फंड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन। चलो नेक्स्ट, पार्टनर्स लोन टू फर्म। अब देयर आर सर्टन पार्टनर
who are financially sound, they provided a loan to the पार्टनरशिप फर्म, अपनी ही पार्टनरशिप फर्म को उन्होंने लोन प्रोवाइड की हुई है। तो सीधी बात है, जब भी एसेट सोल्ड करोगे तो आपको सबसे पहले, जैसे ही आप एसेट्स को सोल्ड करोगे तो आपको जो रियलाइजेशन वैल्यू मिलेगी एसेट्स की, तो उसमें से आप डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पे करोगे। फिर ऑल द लायबिलिटीज और थर्ड पार्टीज लायबिलिटी, ऑल द लायबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू पे। मान लो कि आपने वो भी पे कर दिया, फिर भी आपके पास सरप्लस बचा हुआ है, यानी पैसे अच्छे खासे मिल गए होंगे आपको एसेट्स को, तभी तो सरप्लस होगा। फिर लोन ऑफ ए पार्टनर इज रिडीम्ड। रिडीम का मतलब है रिटर्न करना, रिडीम का मतलब है पैसे रिटर्न करना। हाँ, तो आप पार्टनर्स की लोन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिडीम्ड यानी रिटर्न करना पड़ेगा। आप जो भी लायबिलिटीज है, सबकी सब लायबिलिटीज को सबसे पहले पे किया जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, अब मान लो कि आफ्टर पेइंग द ऑल द लायबिलिटीज, सरप्लस तो है पर सरप्लस सफिशिएंट नहीं है टू पे द ऑल द लोन ऑफ द पार्टनर्स। यानी मान लो कि एक से ज़्यादा पार्टनर्स ने लोन प्रोवाइड की हुई है, एक से ज़्यादा पार्टनर्स ने लोन प्रोवाइड की है, यानी इनसफिशिएंट है। ठीक है, लेट्स लेके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कि एसेट सोल्ड किया आपने तो आपको 10 लाख मिल गए, लायबिलिटी पे की लोन को छोड़ के, आपने लायबिलिटी पे की 7 लाख रुपीस, तो आपके पास 3 लाख रुपीस सरप्लस है। आपके पास सरप्लस है। ठीक है, अब वो जो सरप्लस है फ्रेंड, वो लोन को पे करने के लिए यूज होगा। अब लोन को पे करने के लिए 3 लाख यूज करने पर देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। अब दोनों की 2 लाख रुपीज लोन है टूवर्ड्स देयर पार्टनरशिप फर्म। अब पे करने लोन के 4 लाख रुपीज, सरप्लस पड़ा हुआ है 3 लाख रुपीज, तो किसको दे, यानी यहाँ इसको 2 लाख दे, इसको 1 लाख दे, नहीं, वो नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे क्या करना है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, उस टाइम पे क्या करना है, यानी मोर देन वन पार्टनर्स की लोन होगी तो आपको क्या करना, तो लोन ऑफ दिस पार्टनर्स रिडीम इन देयर लोन प्रपोर्शन, यानी लोन के प्रपोर्शन में पेड करना है। ठीक है, तो लोन के प्रपोर्शन में आप पेड करोगे फ्रेंड्स, तो लोन का प्रपोर्शन है हमारे पास 2:2, यानी इक्वल रेशियो हो गया। मैंने यहाँ पे 2 लाख है, तो यानी 150 दोनों को पे कर दो, दोनों को 150। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 लाख सरप्लस पड़ा हुआ है। तो इस तरह से पेमेंट किया जाएगा फ्रेंड। डन। अब लेते हैं पॉइंट नंबर 4, लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ। अब ये भी हो सकता है कि द वाइफ ऑफ एनी पार्टनर्स गिवन ए लोन टू द पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम हर पर्सनल फंड। पर्सनल फंड का मीनिंग यही होता है कि जो भी पैसे उन्होंने एज ए लोन पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड किए हुए हैं, वो उन्होंने खुद अर्न किए हुए हैं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी टुवर्ड द थर्ड पार्टी, यानी वो बाहर की लायबिलिटी हो गई पार्टनरशिप फर्म के लिए, यानी इट विल बी रिडीम्ड अकॉर्डिंगली, यानी वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी जैसे पे होती है उसी हिसाब से। बट इफ द लोन इज गिवन फ्रॉम पर्सनल फंड ऑफ हर हस्बैंड, यानी हस्बैंड के फंड में से प्रोवाइड की हुई है, तो फिर तो वो पार्टनर की लोन हो गई। यानी वो पैसे जो भी वाइफ ने एज ए लोन अपने हस्बैंड की पार्टनरशिप फर्म में प्रोवाइड किए हुए हैं एज ए लोन, तो वो पैसे उसने खुद अर्न किए होने चाहिए, यानी उसका पर्सनल फंड ऐसे ही ट्रीटेड हो जा। चलो नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। वो तो हमें पता ही है कि लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज अनलिमिटेड। सीधी बात है कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो सीधी बात है, तो सॉल्वेंट पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूज फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। यानी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी के पार्टनर्स को ही अपनी पर्सनल एसेट्स भी सोल्ड करके भी जो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी तो वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ फर्म, यानी ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज पार्टनरशिप फर्म इज कंसर्न। यानी जो भी एसेट्स को आप रियलाइज करोगे सोल्ड करके,
ठीक है, एसेट्स को। तो उसमें से पेमेंट का सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले किसको पेमेंट मिलेगा, तो सबसे पहले डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, फिर लायबिलिटी टुवर्ड द थर्ड पार्टीज, फिर लोन ऑफ पार्टनर्स, यानी ये वन बाय वन पे किए जाएंगे। सबसे पहले डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, फिर लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, फिर लोन ऑफ पार्टनर्स, यानी यहाँ पे थर्ड पार्टी में वाइफ की लोन भी इंक्लूड हो गई। नेक्स्ट कैपिटल बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस आर रिडीम, फिर भी सरप्लस बच गया, यानी तो वो तो आगे पेमेंट करना कब जारी रखा जाएगा, यानी कंटिन्यूस पेमेंट कैसे पे किए जाएंगे, जब कंपनी के पास अच्छा खासा सरप्लस बचता रहेगा आफ्टर मेकिंग ए पेमेंट। तो फिर मान लो कि सरप्लस बचा हुआ है, देन द सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे की जाएगी, नंबर 3 पार्टनर्स की लोन पे की जाएगी, नंबर 4 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट को रिडीम किया जाएगा, नंबर 5 इफ आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है, इफ देयर इज एनी सरप्लस देन द सरप्लस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, अब जनरल प्रोसीजर ले लेते हैं। तो सीधी बात है कि वैसे जैसे ही फर्म डिसॉल्व होगी तो एसेट्स को सोल्ड किया जाएगा एंड द पेमेंट विल बी मेड फ्रॉम इन मेंशन ऑर्डर, यानी ये जो हमारे 5 जो पेमेंट के ऑर्डर मैंने डिस्कस किए वही ऑर्डर में पेमेंट किया जाएगा। फिर से सबसे पहले डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, फिर लायबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टनर्स की लोन, फोर्थ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को रिडीम किया जाएगा, यानी पैसे रिटर्न किए जाएंगे। इफ देयर नंबर 5 इफ देयर इज एनी सरप्लस देन surplus amount will be distributed among all partners in their all profit sharing ratio. डन। अब ले लेते हैं जनरल प्रोसीजर। तो सीधी बात है कि मेंशन ऑर्डर में हमें यही पेमेंट करना है। अब जो भी ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देनी पड़ेगी वो हमें देनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, वो हमें पता है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिजोल्यूशन ले लेते हैं, यानी अब जैसे ही डिजोल्यूशन होगा तो सीधी बात है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अब क्लोज करना है। सीधी बात है, फर्म ही क्लोज हो गई तो अब तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो क्लोज ही होंगे, ठीक है। पर एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन फर्म हैज रिक्वायर्ड टू सोल्ड ऑफ ऑल द एसेट्स एंड पे ऑल द लायबिलिटीज फ्रॉम द रियलाइज इनकम फ्रॉम एसेट्स। एसेट्स को सोल्ड करके जो भी इनकम मिले उसमें से लायबिलिटी को पे करना है, ठीक है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस 2-3 बार कर चुके हैं। मान लो कि आफ्टर मेकिंग द ऑल लायबिलिटीज इफ देयर इज अ सरप्लस, तो सीधी बात है कैपिटल को रिडीम कर लो, बराबर, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करो, ठीक है। तो कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड, कौन कौन से अकाउंट्स को बनाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले देयर आर 4 अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। I am repeating, my dear friend, at the time of dissolution, there are 4 accounts are required to prepare at the time of dissolution. Number 1, realization account. Number 2, partners loan account. Number 3, partners capital account and current account. Number 4, cash and bank account. यानी ये 4 accounts बनाने पड़ेंगे। कैश एंड बैंक अकाउंट सेपरेट बनाया जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स के लोन अकाउंट भी सेपरेट बनाए जाएंगे, ठीक है, डन। अब सबसे पहले लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। है क्या रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, है क्या, ठीक है। अकाउंट विच प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यानी रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बनाया जाता है टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू डिस्पोज द ऑल द एसेट्स एंड मेक द पेमेंट ऑफ liabilities. This is known as a realization account, यानी at the time of dissolution, ओके। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डालने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए और लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है विच इज नोन एज अ रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो भी एसेट्स को और लायबिलिटीज को आपको
क्लोज करना है, ठीक है। बट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक, क्योंकि कैश एंड बैंक का तो अलग ही अकाउंट बनाया जाता है, वो हम लिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। ये ध्यान से सुनना फ्रेंड, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यानी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे टाइम ट्रांसफर किए जाएंगे। सब्सिक्वेंटली अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, जैसे ही आप एसेट्स को सोल्ड करोगे तो एसेट्स जो है, जो भी पैसे मिलेंगे तो आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा। सीधी बात है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, आप एसेट्स को सोल्ड कर रहे हो, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपका कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं। एंड क्रेडिट द रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आपने एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जैसे ही आप लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जर्नल क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर है फ्रेंड। डिफरेंस जो भी होगा रियलाइजेशन अकाउंट का फ्रेंड, सीधी बात है, आप डेबिट क्रेडिट एंट्री डालते जाओगे तो डिफरेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। सीधी बात है कि आपका जो भी रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा वो आइदर प्रॉफिट होगा अदरवाइज लॉस होगा। सीधी बात है कि अब प्रॉफिट कब होगा, सीधी बात है कि आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। सीधी बात है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। तो अब जो भी प्रॉफिट और लॉस, जो डिफरेंस अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में आप फाइंड आउट करोगे, प्रॉफिट होगा या लॉस विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर इन द शेयर ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अब जो भी प्रॉफिट और लॉस जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दिस ऑल आर ट्रांसफर यानी क्रेडिटेड टू, यानी प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट कब होगा, क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा होगा तो आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है। मान लो कि लॉस होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस रियलाइजेशन के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको उसको लॉस को कैपिटल अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो भी इन कॉर्पोरेट जो भी मेंशन है, जो अकाउंट आपने प्रिपेयर किए हो डिसोल्यूशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो भी रियलाइजेशन अकाउंट आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो द प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस वट एवर मे बी, रियलाइजेशन अकाउंट इज एलोकेटेड बिटवीन द पार्टनर्स देयर ऑफ टाइप्स ऑफ बराबर नॉमिनी, तो जो भी है उसको ट्रांसफर किए जाएंगे। डन। तो फ्रेंड्स ये वाले वीडियो में इतना ले लेते हैं, बाकी के 3 अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। हैव अ गुड डे।